दिया मैंने। ग्रेट मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 5। I am going to start with lecture number 5 in regard to overheads. When I say overheads, I mean overhead distribution. That how that indirect cost is to be distributed, how that factory overhead indirect cost, how that office overheads, how that selling overheads, उन सबको हम किस तरह से बांटें कॉस्ट सेंटर्स में, प्रोडक्ट्स में, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द एक्यूरेट कॉस्ट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था दैट व्हाई देयर इज अ नीड फॉर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, that why there is a need that if there is there are service departments, then why there is a need that the cost of those service departments is to be shared with the production departments। ऐसा क्यों है, why we want to do that? तो आइए दोस्त, थोड़ी सी एक हल्का सा एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे। मैं ये सभी बातें धीरे धीरे बताऊंगा, एग्जाम्पल्स कराऊंगा, आप सब कुछ रजिस्टर में नोट करना। आप ये मत सोचना कि ये बुक में, बेटा मैं आपको जो कह रहा हूँ ना बस आप चुपचाप आज के करते जाओ, ठीक है सर। बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है जी मैंने, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम जो कहते हैं अगर उससे आधा भी कर देना तो लाइफ में सक्सेस अचीव हो जाएगी। बोलते बहुत कुछ हैं, करते कम है। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आइए हम सब अपने टेबल चेयर में बैठ के आज का ये लेक्चर देखेंगे। बेटे कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी, इरादे बुलंद होने चाहिए, लाइफ में कुछ पाने की इच्छा होनी चाहिए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज आएंगे, छोटी छोटी बातें आएंगी, बड़ी बड़ी भी आएंगी, बट आपको अपना ऑब्जेक्टिव भूलना नहीं है। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो। आइए जी, इन सभी बातों के साथ दोस्तों ये जो ओवरहेड्स है, यू नो वी आर डूइंग ओवरहेड्स एज अ यूनिट, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। माय ऑब्जेक्टिव इज ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। इन द लास्ट लेक्चर मैंने थोड़ा सा आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया था। ये देखिए जी, 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। What I mean by production departments, what I mean by service department, what I mean by operating department, what I mean by support departments, एक ही बात है। Then what I mean by allocation, what I mean by apportionment, how allocation and apportionment are different, how allocation and apportionment are different, ठीक है जी। And what I mean by primary distribution, what I mean by secondary distribution, and why there is a requirement of secondary distribution, secondary distribution करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अच्छा, उसको करने के लिए तभी तो आप एक्यूरेट कॉस्ट निकाल पाएंगे और तभी आप एक्यूरेट डिसीजंस ले पाएंगे। बट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए हमें 3 मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट आ जाती है, उनकी अपनी और शेयर डिपार्टमेंट्स की, उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं कॉस्ट सेंटर्स में या प्रोडक्ट्स में। एब्जॉर्प्शन का भी लॉजिकली बताया, वैसे एब्जॉर्प्शन मैंने आने वाले लेक्चर्स में आपको प्यार से बताना है, ठीक है सर। आगे चलिए बेटे, मैं भूपेश आनंद 1 मिनट लगाकर आपको रिवीजन कराऊंगा। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। मैं हल्का सा एक छोटा सा, जैसे होता ना लास्ट, जैसे आप कोई सीरियल देखते हो तो पिछले सीरियल का हल्का सा ग्लिम्स दे देते हैं कि आपको याद आ जाए कि हमने लास्ट सीरियल में, लास्ट एपिसोड में क्या देखा था। बेटे मैं लास्ट एपिसोड, लास्ट लेक्चर नंबर 4 में थोड़ा सा बता रहा हूं कि क्या देखा था। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन of the cost of service departments, the process of redistribution of service department cost to production departments, that is named as secondary distribution। हम सबको पता है, हम सब ने सीखा था, लॉजिकली भी मालूम है कि भाई व्हाट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक आप एक बार दोबारा लिख लेंगे तो कुछ जाएगा तो नहीं आपका। कमर सीधी करके बैठो यार आप। एक बच्चा तो वॉशरूम में चला भी गया है, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, वॉशरूम चले गए यार, बेवकूफ़ हो आप। राइट डाउन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट का माई बाप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट अपने में कुछ बना नहीं रहे, वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए जीवित हैं। तो जो भी उनका खर्चा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, बिकॉज उनका गार्जियन कौन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बिकॉज वो पैदा ही किए हुए थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए। तो उनकी कॉस्ट किसको देनी चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। अगर नहीं देंगे तो डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। आई थिंक आपको बात सब कुछ लॉजिकली समझ आ रही है।
फिर मैंने आपको बताया था दैट व्हाट आई मीन बाय प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आई मीन बाय सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने ये बात लॉजिकली बताई थी। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, फिर एलोकेशन बताया था पहले, फिर अपोर्शनमेंट बताया था, ये सब बता दिया बेटे। आओ आओ जी, मैं अपनी कहानी की तरफ चल रहा हूँ। मेरी कहानी मुँह जबानी, भूपेश आनंद की कहानी मुँह जबानी। आइए उस कहानी को देखें, आज के इस लेक्चर की बातों को समझें। नो बुक्स, नो जूस नोट्स, ओनली भूपेश आनंद। मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे। माय स्टोरी, मेरी कहानी। फर्स्ट पॉइंट आप सब लिख रहे हैं बेटे, अभी तो लिखा था फिर भी लिख रहे हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 3 मेथड्स। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है स्टेप डाउन मेथड, तीसरा मेथड है रेसिप्रोकल मेथड। बेटे तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, नो डाउट रेसिप्रोकल इज मोर इंपॉर्टेंट, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू डायरेक्ट मेथड, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू स्टेप मेथड और स्टेप डाउन मेथड, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू रेसिप्रोकल मेथड। और रेसिप्रोकल में भी हम 2-3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे बेटे। हॉक में दिए हुए वो तीनों मेथड्स, इसलिए मैं उन 3 मेथड्स को भी डिस्कस करूंगा। अभी मैं बता नहीं रहा कि क्या नाम है, आप घबरा जाएंगे ना कि इतने सारे मेथड्स करना। तो आप अभी फर्स्ट पॉइंट सभी बच्चे लिख रहे हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स में वी हैव 3 मेथड्स। वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज स्टेप डाउन मेथड, एंड थर्ड इज रेसिप्रोकल मेथड। आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद, आज इस लेक्चर में आपको 2 मेथड्स का प्रैक्टिकली तो करा ही दूंगा। वैसे इन द लास्ट लेक्चर, इन द लेक्चर नंबर 4 आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वो वाला मेथड होता है जहां पर हम सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं डालते, भले उसने सर्विस, एक सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विसेज ली हो तब भी। जैसे कैफे हाउस है, एक कंपनी में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक रिपेयर मेंटेनेंस है, एक कॉफ़ी हाउस है। अब रिपेयर मेंटेनेंस में भी लोग बैठते हैं, उनको भी कॉफ़ी पीने का दिल करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी कॉफ़ी पीने का दिल करता है उन एम्प्लॉयज़ का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में भी दिल करता है। तो सभी के सभी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और आ जाते हैं। बेटे कॉफ़ी शॉप का जो खर्चा है वो खर्चा किस वजह से हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की वजह से हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की वजह से हुआ, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की वजह से भी हुआ, क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़ से भी आकर कॉफ़ी पी थी। वो भी तो इंसान है, उनका मन नहीं है, उनके इरादे नहीं है, उनके सपने नहीं है, उनको नहीं अच्छा लगता कि उनकी फैमिली हो, घूमें फिरें, सब कुछ हो, कॉफ़ी पिए, मज़े करें ज़िंदगी के। It means the expense of that coffee shop, because coffee shop is actually not producing any product. Rather, they are giving the services of coffee to different departments so that they can be filled up with the energy and they can do huge work. अब सवाल आता है कि वेयर हाउस की जो खर्चे हैं वो वैसे तो लॉजिकली देखा जाए तो एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 जीन्स डिपार्टमेंट में होने चाहिए, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 टी शर्ट वाले डिपार्टमेंट में होने चाहिए, और एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी होने चाहिए। बट डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि जो कॉफ़ी शॉप है, जो सर्विस डिपार्टमेंट है, जो एक सर्विस डिपार्टमेंट है, जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज देता है, इसका मतलब इंटर शेयर्ड सर्विसेज अगर हो रही हैं तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। लॉजिक है इसके पीछे। क्यों लॉजिक है? क्योंकि जब आप एक सर्विस, कॉफ़ी की कॉस्ट आप रिपेयर में डाल रहे हैं, ठीक, अब रिपेयर की कॉस्ट तो फिर प्रोडक्शन 1 में और प्रोडक्शन 2 में जाएगी, अल्टीमेटली तो प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 2 में जाने वाली है। तो हम क्या करते हैं, कॉफ़ी शॉप को रिपेयर में न डालकर सीधा ही उसका खर्चा प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 2 में डाल देते हैं, जीन्स में और टी शर्ट में डाल देते हैं, थोड़ा टाइम बच जाता है। बिकॉज लॉजिकली देखा जाए तो ये कॉस्ट तो सारी की सारी अगर मैं रिपेयर में डालूं और फिर रिपेयर से खर्चा प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 2 में डालूं तो जाएगा तो लास्ट में प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2 में ही। तो माय पॉइंट इज, इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड, व्हेनेवर आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, आई विल डिस्ट्रीब्यूट द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, टू द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, टू द ऑपरेटिंग सेगमेंट, एंड आई विल नॉट ट्रांसफर टू सर्विस डिपार्टमेंट्स। तो पहले लिख लें, फिर मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा यार, कुछ भी थ्योरी नहीं करनी हमें। Under this method, the cost of service departments are directly, I repeat my golden words. Under this method, कौन सा method? Direct method. Under direct method, the cost of service department are directly apportioned to production departments.
without taking into consideration any services from one service department to another service department, without taking any consideration, without taking any consideration, without taking any consideration of services from one service department to another service department. आई थिंक आप बात को लॉजिकली समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया लीवाइस जीन्स का, कि एक जीन्स बना रहे हैं, एक टी शर्ट बना रहे हैं, एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस है और एक वेयर हाउस है. या मैंने जान के वेयर हाउस की जगह चलिए वेयर हाउस ही ले लेते हैं. अब वेयर हाउस की सर्विसेज रिपेयर वालों को भी गई, प्रोडक्शन वालों को भी गई, जीन्स वालों को भी गई, टी शर्ट वालों को भी गई. बट जब मैं वेयर हाउस के खर्चों को चार्ज कर रहा हूँगा तो मैं उसको रिपेयर में नहीं चार्ज करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिपेयर का जो खर्चा होगा वो प्रोडक्शन में ही जाने वाला है. इस बात से, इस थॉट से, इस स्कूल ऑफ थॉट से, इस विचार से मैं एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं डालूंगा. अब एक बच्चा कहता है तो जुगाड़ है. हाँ बेटे जुगाड़ है. इसीलिए इस मेथड को हम ज्यादा प्रयोग में नहीं करते. वी डू नॉट यूज दिस मेथड फ्रीक्वेंटली, यू नो, बिकॉज दिस इज नो डाउट अ मेथड विच इज अ जुगाड़. सो आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं. थोड़ा सा जो मैं कहना चाहता हूँ शायद वो प्रैक्टिकली आपको समझ आए. मैंने माना कि जीन्स एक डिपार्टमेंट है, जैसे हम लीवाइस जीन्स का एग्जांपल ले रहे हैं लास्ट 2-3 लेक्चर से, और टी शर्ट भी बनाते हैं लीवाइस और जीन्स भी बनाते हैं, और बेटे एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस है और एक वेयर हाउस है. मैंने माना, अज्यूम किया कि भाई प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया है, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 1 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है जीन्स में, $50,000 की कॉस्ट आ रही है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, मतलब ओवरहेड्स की कॉस्ट आ रही है टी शर्ट्स में, और उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस में $2 लाख की कॉस्ट आ रही है, और वेयर हाउस में $3 लाख की कॉस्ट आ रही है. इट मीन्स आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दीज आर द ओवरहेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. बट माय पॉइंट इज आई वांट टू फाइंड आउट after secondary distribution how much is the overheads of jeans and of t-shirts. And I can do secondary distribution by 3 methods. One is the direct method, second is the step down method, and the third is the reciprocal method. So as per direct method I will not supposingly मैंने नीचे लिखा repair and maintenance department has given services, और रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने जीन्स वाले को 50% सर्विसेज दी, टी शर्ट डिपार्टमेंट को 40% सर्विसेज दी, और 10% सर्विसेज वेयर हाउस वालों को दी. किसने दी? रिपेयर ने. ठीक है जी. इसी तरह से वेयर हाउस सर्विस डिपार्टमेंट ने 30% सर्विसेज दी जीन्स डिपार्टमेंट को, 40% की सर्विसेज दी टी शर्ट डिपार्टमेंट को, और 30% की सर्विसेज दी रिपेयर एंड मेंटेनेंस को. इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ शेयर्ड सर्विसेज, इट इज अ केस ऑफ इंटर सर्विस डिपार्टमेंट्स, इट इज अ केस ऑफ व्हेन वन सपोर्ट डिपार्टमेंट हैज गिवन द सर्विसेज टू द अनदर सर्विस डिपार्टमेंट. एक सपोर्ट डिपार्टमेंट ने दूसरे को और दूसरे ने पहले को आपस में दी. मतलब ये हुआ बेटे, मतलब ये हुआ कि रिपेयर वाले ने वेयर हाउस को दी, और वेयर हाउस वाले ने रिपेयर को दी, रिपेयर वाले ने वेयर हाउस को दी, वेयर हाउस वाले ने रिपेयर को दी. आपस में इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज का काम हुआ. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. तो अब अगर मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं रिपेयर की जो कॉस्ट है ना बेटे, रिपेयर की कॉस्ट जो है $2 लाख, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की $2 लाख है. मैं इस 2 लाख, वैसे देखा जाए तो 2 लाख में 1 लाख का खर्चा जीन्स में आना चाहिए, 80,000 का खर्चा टी शर्ट में आना चाहिए, और 20,000 रुपये का खर्चा वेयर हाउस में जाना चाहिए, क्योंकि रिपेयर and maintenance department is a service department, it is a support department, and they have given services of 50% to jeans, 40% to t-shirts and 10% to warehouse. बेटे मैं डायरेक्ट मेथड अगर फॉलो करूंगा तो रिपेयर की कॉस्ट वेयर हाउस में डालूंगा ही नहीं. फिर मैं क्या करूंगा, इस 2 लाख रुपए, ये जो 2 लाख रुपए है, इसको, इस 2 लाख रुपीस को मैं जीन्स में और टी शर्ट में ही खाली चार्ज करूंगा. आई विल ओनली चार्ज इन जीन्स एंड इन टी शर्ट, एंड इन द रेशियो ऑफ 5:4.
मतलब आप कैलकुलेटर बाहर अगर निकाल लें तो बेटे 2 लाख रुपए का ये खर्चा आ गया, 2 लाख का डिवाइडेड बाय 9 ये आ गया जी 22,222 इंटू 5 ये आ गया जी 1,11,111। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं उसकी कॉस्ट डालने लगूंगा तो 1,11,111 रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो 2 लाख रुपए की है या $2 लाख की है, उसको 5:4 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है जी। अब आप ये बताइए रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टी शर्ट में कितना जाएगा? बेटे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टी शर्ट में जाएगा 88,889। ये लो आप करके देखो ना, 2 लाख रुपए को आप 5:4 की रेशो में डिवाइड करके तो देखो। अब मैं आ गया जी 3 लाख रुपए का क्या करें, क्योंकि वेयर हाउस के खर्चे 3 लाख के हैं, तो ये 3 लाख भी कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? जीन्स में और टी शर्ट्स में। No doubt warehouse has given services to repair and maintenance, but we will not charge the cost of warehouse to repair and maintenance, because एक सर्विस डिपार्टमेंट जब दूसरे को देता है तो डायरेक्ट मेथड में हम उसको इग्नोर कर देते हैं। 3 लाख को किस रेशो में करेंगे जी? हम करेंगे 3:4 की रेशो में। बेटे ये तो इग्नोर ही कर दूंगा, रिपेयर को कितनी दी? 3:4। तो आइए 3 lakhs को हम करें 3 lakhs डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, दैट कम्स टू बेटे ये आ रहा है 1 लाख, ये आ रहा है बेटे, ये आपके सामने ही है 1,28,571 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, ये आ गया जी 1,71,429। आराम से मैंने अप्रॉक्सीमेट किया है, मुश्किल नहीं है यार। वो तो आप खुद खड़ के आप लेट के पढ़ रहे हो ना, आप कैलकुलेटर रखते नहीं अपने पास, अपने आप को समझते पता नहीं क्या मोबाइल से कैलकुलेशन कर रहे हो। मोबाइल तो अलाउड ही नहीं है बेटे। थोड़ा सा स्टेप्स एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी यार, तभी तो एनर्जी आएगी, और एनर्जी आएगी तभी कर पाएंगे। तो आई थिंक आप डायरेक्ट मेथड को समझ चुके हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पर देखूँ 1 लाख प्लस 1,11,111 प्लस 128,571, बेटे ये आ गया, ये फिगर आ गई, ये मटका आ गया बेटे। ये मटका कितना आ गया बेटे? 3,39,682। इट मीन्स the total overheads incurred in the jeans department after primary distribution and after secondary distribution is 3,39,682। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी डिपार्टमेंट में जितनी भी जीन्स बनी है उसके ऊपर हम इसको एब्जॉर्ब कर देंगे, खींच के उसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप टी शर्ट डिपार्टमेंट को देखें तो मैं आपके लिए दोबारा से करके दिखा सकता हूँ। 50,000 प्लस 88,889 प्लस 171,427, बेटे ये आ गया, ये आपके सामने इस मटके की फिगर आ गई 3,10,316। आराम से मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, एंड दैट टू इन द डायरेक्ट मेथड। मैं आ गया जी नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसका नाम है स्टेप मेथड कह दें, या स्टेयर मेथड कह दें, या स्टेप डाउन मेथड कह दें। एक ही बात है बेटे, भगवान कृष्ण के बड़े सारे नाम थे, आप जिस मर्जी नाम से बुला लो। स्टेप मेथड और स्टेप डाउन मेथड और स्टेप कुछ भी बेटे, ये नेक्स्ट मेथड है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का। एक बच्चा पूछ रहा है जी पेपर में कौन सा मेथड करना है, आपको बताया जाएगा कौन सा मेथड करना है। अभी आप उस बात की टेंशन ना लें, पहले ये तो देख लें कि इस मेथड में करते क्या है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, थप्पड़ मारो खींच के। अभी पहले सुन तो लो स्टेप मेथड है क्या, पेपर में क्या करना है, वो क्या करना है। स्टेप मेथड मीन्स हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा हट के करेंगे डायरेक्ट मेथड से। बेटे स्टेप मेथड में जैसे मैं कहता हूँ कि 2 डिपार्टमेंट थे हमारे सर्विस के, रिपेयर मेंटेनेंस और वेयर हाउस। अच्छा, रिपेयर मेंटेनेंस और वेयर हाउस मान लेते हैं, मैं आपके लिए छोटी सी बात समझाने के लिए कर रहा हूँ कि भाई एक तो था जीन्स, एक था टी शर्ट, और ये है बेटे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और ये है वेयर हाउस। ठीक है जी। अब हम ये देख रहे हैं, अब हम ये चेक कर रहे हैं कि रिपेयर मेंटेनेंस ने कितनी सर्विसेज दी वेयर हाउस को। मान लेते हैं 20% सर्विसेज दी।
और वेयर हाउस ने कितनी सर्विसेज दी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को मान लेते हैं 30% सर्विसेज दी, मतलब बाकी तो दी जीन्स में और उसमें तो दी। इट मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो रिपेयर मेंटेनेंस ने अपनी 20% सर्विसेज दी, लेकिन उसने 30% सर्विसेज ले ली। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, चलिए पहले एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा आएगा। कॉस्ट ऑफ मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट इज फर्स्ट अपोर्शन टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब एक बच्चा कहता मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट, बेटा उसी के तो एग्जांपल बताया था, आप सुनते तो हो नहीं। मैंने कहा जी जिसको ज्यादा सर्विसेज मिली, जैसे मैं यहां पर ये कह रहा हूं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ने वेयर हाउस से 30% सर्विसेज ली और वेयर हाउस ने रिपेयर मेंटेनेंस से 20% सर्विसेज ली, तो ज्यादा सर्विसेज किसने ली एक दूसरे सर्विस से? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ने ज्यादा सर्विसेज ली फ्रॉम वेयर हाउस। I will say repair and maintenance as the most serviceable department. तो पहले हमें पता होना चाहिए ना मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट है क्या। आई रिपीट, भाई मैं कहता हूं मैंने आपको सर्विसेज दी, आपने मुझे दी। मैंने आपको 50% सर्विसेज दी, आपने मुझे 30% सर्विसेज दी। इसका मतलब आप जो हैं ज्यादा सर्विसेबल डिपार्टमेंट हैं, मैंने आपसे कम ली हैं, आपने मुझसे ज्यादा सर्विसेज ली हैं। इट मींस यू विल बी रिगार्डेड एज मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, जो मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट होगा ना, पहले उसके कॉस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब में, सर्विस में भी प्रोडक्शन में भी। और जो जिसने सर्विसेज कम ली होंगी फिर नेक्स्ट स्टेप उसको करेंगे, फिर जिसने सबसे और भी कम ली होंगी फिर उस सर्विस डिपार्टमेंट को करेंगे। मतलब आप यहां पर प्रायोरिटी सेट करेंगे कि कौन से सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपको पहले बांटनी है। मैंने कहा जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा सर्विसेज ले रहा होगा दूसरों से ज्यादा सर्विसेज ले रहा होगा, इसका मतलब उस डिपार्टमेंट का नाम होगा मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट। उसकी कॉस्ट को पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आइए थोड़ा सा लिखते हैं बेटे, तो लॉजिकली समझ आएगा। इजी है, बड़ा बहुत इजी है यार। कॉस्ट ऑफ द मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट। एक बच्चा ना लिख नहीं रहा, वो कहता है पेपर आना है नहीं, एमसीक्यू आना है। थप्पड़ मारो थप्पड़ यार, कमर सीधी करके चुपचाप लिख लो, ये नहीं आना वो नहीं आना। Cost of most serviceable department is first apportioned to other service departments. Cost of most serviceable department, जिसने सबसे ज्यादा सर्विसेज ली होंगी, जिसने, जैसे कहते हैं ना श्रीलंका की बात करें तो आजकल श्रीलंका में इमरजेंसी है क्योंकि श्रीलंका अपना कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही। श्रीलंका हर चीज इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट करती है लेकिन इंपोर्ट बहुत करती है। तो मैं कहूँगा श्रीलंका इज द मोस्ट सर्विसेबल कंट्री, क्योंकि वो सभी कंट्री से, इंडिया से चावल ले रही है, बांग्लादेश से ये ले रही है, यूरोप से तेल ले रही है, रशिया से ये ले। इट मीन्स दे आर गेटिंग मोर सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। सो आई विल से श्रीलंका इज अ मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट इज फर्स्ट अपोर्शन। तो हम पहले श्रीलंका की कॉस्ट को, पहले उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसने सभी डिपार्टमेंट से, जिसने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से ज्यादा सर्विसेज ली हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्शंस में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? द नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट, उसके बाद जो बच जाएगा है ना, द नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट इज टेकन अप एंड, और फिर उसकी कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे। अच्छा, जब हम सेकंड डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अपोर्शन कर रहे होंगे तो जो पहले, उससे पहले वाला डिपार्टमेंट था, सर्विस डिपार्टमेंट, जिसकी जो मोस्ट सर्विसेबल था, जिसकी कॉस्ट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो सेकंड टाइम हम फिर उस पहले वाले पे नहीं डालेंगे। आई थिंक आप समझ रहे हैं, जो अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। एंड दिस प्रोसेस इज गोज ऑन टिल द कॉस्ट ऑफ लास्ट सर्विस्ड, टिल द कॉस्ट ऑफ लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट इज अपोर्शन्ड। मैं रिपीट करता हूं, मैं कहता हूं कि स्टेप मेथड है, स्टेप मेथड, स्टेप डाउन मेथड, कॉस्ट ऑफ मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट। आप में से कुछ बच्चे नहीं लिख रहे, वो बेवकूफ हैं, मत लिखो भाई। कॉस्ट ऑफ मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट इज फर्स्ट अपोर्शन टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स।
and production departments. The next service department is taken up and its cost is apportioned. Again, its cost is apportioned. किस में? प्रोडक्शन में और सर्विस में. लेकिन उस वाले सर्विस जो पहले था जिसकी कॉस्ट हम मोस्ट सर्विसेबल मान चुके उससे हटा देंगे. एंड दिस प्रोसेस इज गोज ऑन टिल द कॉस्ट ऑफ लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट इज अपोर्शन. मुझे मालूम है आपको शायद कुछ बातें कंफ्यूज हो रही हैं. बेटे भूपेश आनंद है लॉजिकली सब बातें क्लियर कर देगा यार, क्यों टेंशन लेते हो? Don't take any tension. The cost of last service department is apportioned among production departments only. So I want to tell you this with the help of a very important case study. Let there be 4 departments. Let there be 2 production departments and let there be 2 service departments. One is jeans, second is t-shirt, third is repair maintenance, fourth is warehouse. And let these are the overheads after primary distribution. Because I want to do secondary distribution. And I want to do as per step down method. I want to explain that. So I will be focusing towards step down method. तो आपको ये केस स्टडी लिखनी चाहिए. अगर मैं आपकी जगह होता तो लिखता. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद $1000 की कॉस्ट आ गई मान लेते हैं जीन्स में, $500 की कॉस्ट आ गई टी शर्ट्स में, और रिपेयर मेंटेनेंस में $200 की कॉस्ट आ गई, और वेयर हाउस में $100 की कॉस्ट आ गई. द सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. अब नीचे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताई है कि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है उसका माई बाप कौन है, उसने खर्चा क्यों किया है, वाई दे हैव इनकर्ड एक्सपेंस एंड ऑन हुम दे हैव इनकर्ड एक्सपेंस. तो उन्होंने कहा जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ने जो सर्विस डिपार्टमेंट था, जो सपोर्ट डिपार्टमेंट था, उसने 50% सर्विसेज जीन्स वाले को दी, 40% सर्विसेज टी शर्ट को दी, और वेयर हाउस को 10% दी. वेयर हाउस ने 60% जीन्स को दी, 20% टी शर्ट्स को दी, और 20% रिपेयर एंड मेंटेनेंस में दी. तो अगर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस और वेयर हाउस को चेक करो तो इस डिपार्टमेंट ने 10% सर्विसेज दी, लेकिन इस डिपार्टमेंट ने 20% सर्विसेज ली. तो मैं कहूँगा मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्योंकि उसने सर्विसेज ज़्यादा ली हैं. वेयर हाउस ने खाली 10% सर्विसेज ली, लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस ने 20% सर्विसेज ली. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को ने जो 20% सर्विसेज ली इज रिगार्डेड एज अ मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कहानी कहां से शुरू करूंगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से. इसकी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सभी में. अच्छा, जब रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो फिर वेयर हाउस की करूंगा. अच्छा, वेयर हाउस की फिर खाली प्रोडक्शन में करेंगे. जो पहले डिपार्टमेंट की हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं उसको मरा ही रहने देंगे, उसको जिंदा नहीं रखेंगे. ठीक है जी, प्रैक्टिकली करके देखते हैं. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. आइए जी, आइए एक बार हम सब एक चार्ट प्रिपेयर कर लें. जीन्स का, टी शर्ट का, रिपेयर मेंटेनेंस का लाइंस ड्रॉ कर लें. ये मैंने यहाँ पर लिखा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यहाँ पे लिखा मैंने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जीन्स, टी शर्ट, रिपेयर एंड वेयर हाउस. और ये मैंने लिखा 1500 है जी, 1500, 200 एंड $100. आराम से बेटे, कुछ जल्दी है ही नहीं बेटा. किस बात की जल्दी है यार, आराम से करेंगे. इसके बाद तो लेक्चर ही खत्म हो रहा है. जैसे ही मैंने बोला लेक्चर खत्म हो रहा है, एक बच्चा हंस पड़ा, डांस करने लग गया. बेटे 5 मिनट की बात तो रहेगी. आपने 2 मेथड्स कर भी लिए, एक डायरेक्ट मेथड कर लिया, दूसरा स्टेप डाउन मेथड कर रहे हैं. अच्छा, अब ये जो 200 है, अब आप चेक करो जी सर्विसेज इसने कितनी ली. मैं दोबारा से बता दूं, 20% इसने ली, 10% उसने ली. ठीक है जी. तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसने क्योंकि 20% ली, इसलिए रिपेयर मेंटेनेंस को हम कह रहे हैं मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट. तो इसकी कॉस्ट पहले 200 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. बेटे आइए जरा कैसे करेंगे, 50-40-10 की रेशो में. 50-40-10 की रेशो में. ठीक है बेटे, 50-40-10. तो 50 आ गया जी 100, 80 और 10 आ गया जी 20. आराम से
आराम से चेक करो। मैंने रिपेयर का कॉस्ट बांट दिया। एक बच्चा कहता है रिपेयर का पहले क्यों बांटा, वेयर हाउस का क्यों नहीं बांटा? उसके कान पे थप्पड़ मारना है, मैंने पिछले 10 मिनट से यही तो बात बोल रहा हूं। ठीक है जी, अब हम आ गए, अगर आप वेयर हाउस को देखें तो $120 हो गई। अब वेयर हाउस ने कितनी सर्विसेज दी एक बार देख लेते हैं, किस किस को दी बेटे। 60-20-20 दी, 60-20-20 दी, 60-20-20 दी। तो मैं क्या करूंगा, ये $120 मैं रिपेयर में नहीं डालूंगा, रिपेयर का खर्चा तो डाल ही दिया ना मैंने। तो मैं 6:2 या 3:1 की रेशो में 120 को डिवाइड कर दूंगा, और फिर मैं यहां पर लिखूंगा क्या, 90 और 30। यहां पे कुछ नहीं करूंगा, यहां पे कुछ नहीं करूंगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। एज पर स्टेप डाउन मेथड, जो एक बार सर्विस डिपार्टमेंट, जो मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट था, जहां से आपने कहानी शुरू की थी, जब आपने वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करके उसको खत्म कर दिया तो उसकी कहानी वहीं पे खत्म हो गई, द एंड। फिर दोबारा से नया लड़का और नई लड़की नहीं आएगा, गांव नहीं बसेगा यार, खत्म हो गया, मर गए, बर्बाद हो गए कोविड में। तो आपने यहां पर 1190 लिखना है और यहां पर 610 लिखना है। इट मीन्स दिस कॉस्ट, दैट इज $1,190 इज फॉर जीन्स एंड $610 इज फॉर टी शर्ट्स। दिस इज the total overheads after secondary distribution, after primary distribution. Now this cost is to be absorbed in the cost centers or in the units produced or jeans produced or t-shirts produced. बेटे आज के इस लेक्चर में मैंने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को बताया। अभी 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि जो थर्ड मेथड है रेसिप्रोकल मेथड, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, उसको बताना बड़ा जरूरी है। उसके अंदर 3 मेथड्स हैं और पेपर में वही मेथड आता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में उस मेथड को डिस्कस करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी